मुझे दीजिए। अरे कुछ खाकर भी जाओ। मुझे चलकर जाना पड़ जाएगा। ये क्या है? इसमें तो नारियल की चटनी नहीं है। अरे मैं कहाँ जाऊँ नारियल के लिए? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। ऐसे भी नारियल का भाव क्या है पता है तुम्हें? सोने से भी ऊपर है। उसके बाद भी नारियल का भाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा नारियल बहुत महंगा मिलता है। केरला में गरीबों का पेट भरने वाले हाँ, नारियल पता को है उठाकर मुझे। बेचने की बात करेंगे तो हम जैसे गरीब लोग नारियल खरीदने कहाँ जाएंगे? सबकी इजाजत लेकर, नेता लोगों की परमिशन लेकर, किसानों की भलाई के बारे में सोचकर इस केरला में सब लोगों को मिलकर नारियल का प्राइस घटाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम लोगों को यहाँ पर नारियल की चटनी खाने के लिए मिल सकती है। तभी मिल सकती है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? सुबह सुबह उठकर मुझे परेशान करने में लगी है ये। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, तुरंत उसे पकड़ लेती है ये सब कैसे चलेगा? पैसों के बारे में ध्यान नहीं देने वाली इस पीढ़ी से बात करके क्या फायदा होगा? आपके जमाने में मिर्ची, प्याज और बैंगन एक ही भाव में बेचते होंगे। उस भाव की तुलना आज के भाव से मत कीजिए। समझ गई? मैं समझ गई मेरी माँ। अच्छा। तुमसे बहस करना तो मेरे बस में नहीं है। एक दिन इसे कोई जाल में फंसा कर ही ले जाएगा। दादाजी को दवाई दे दी क्या? वो सब दे दिया। दोपहर का खाना दे देना। और हाँ, बीच में चाय मांगेंगे तो दे देना। समझ गई? हाँ समझ गई। जो समझ में आने वाली बात है वो भी समझ में नहीं आई तो समझ में आने वाली बात भूल जाते हो। कुछ समझ में आया? ना समझने वाली बात तो खुद करती है। अगर तुम्हें अपने बारे में समझ में नहीं आता है तो मैं बताती हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें जो कल बात बताई थी ना। कौन सी बात? हमने कई सारी बातें की थी। आपका पता नहीं आप किस बात के बारे में बात कर रही हो। उनमें से कौन सी बात है? मैंने तुम्हें पहले भी एक बार बताया था ना, मेरे छोटे बेटे की बीबी के बारे में, वीके वनियान। यस, प्रोसीड। अगले सप्ताह बच्चा होगा ऐसे डॉक्टर ने कहा है। उसे कुछ अपनी तरफ से देना पड़ेगा ना। इस बात पे ज्यादा जोर मत डालो, बस शुक्रिया कहो, काफी है। अरे मजाक मत उड़ाओ, अभी अस्पताल का खर्चा ज़्यादा होगा। तो तुम्हें कब चाहिए पैसे? अगर आज या कल मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी ऐसे डॉक्टर ने बोला है। उससे कह दो कि वो 2 सप्ताह के बाद बच्चा पैदा करे, तभी मेरे हाथ में पैसा आएगा। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? जब हाथ में पैसा होगा तब बच्चा पैदा करना चाहिए, ऐसा होता है क्या? ये क्या हो रहा है? भले ही तुम्हारे पास पैसे ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें रखने से पैसा हो सकता है। अगर ये दोगी तो भी काफ़ी है। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम इसे छुड़ा लेंगे। ओह, इस बात को अपने दिल में ही रखो। बहुत संभाल कर रखने वाली चीज़ है। इसको गहना समझकर नहीं पहना है। दादाजी को अगर कुछ हुआ तो अस्पताल के खर्चे के काम आएगा। आखिरी समय की उम्मीद है ये। तुम इसको गिरवी रखने की बात कर रही हो? वो छोड़िए। मैं आपको कितनी तनख्वाह देती हूँ? तनख्वाह? क्यों मेरे मुंह से उगलवाना चाहते हो तुम? अरे बताइए ना दादी माँ, जनता जानना चाहती है। कुछ भी कहो, 10,500 रुपया ही है ना? सही है ना? मैं हर महीने आपको टाइम पर दे रही हूँ ना। 10-12 साल होने के बाद लोग बोलेंगे कि अయ్यो, ये बेचारी को बस अभी तक 11,000 ही पगार देते हैं। मैं कहीं और जाकर काम करूँगी तो कम से कम मुझे तनख्वाह 15,000 तो मिलेगी ही मिलेगी। कई लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे काम का। अरे वाह, इंतजार करने के लिए तुम अभी भी जवान हो। सुनो, उस गांधी के सामने जाकर मत खड़ी हो जाना। हाँ। नहीं तो वो जड़ से तुम्हारी प्रतिमा बनाकर किसी को बेच देगा। वो महात्माओं की खोज में रहता है, खासकर उम्र में थके हुए महात्माओं की। बाहर किसी से पूछ कर देखो, घर में काम करने वाले को
कितना पैसा मिलता है? सारा खर्चा देकर 15,000 गिन कर देते हैं। देखना चाहती हो? और क्रिसमस में कपड़े भी, मिठाई, बोनस, इस तरह से बहुत कुछ देते हैं। सुन लो, तुम तो क्रिसमस पे, ईस्टर पे ना कपड़ा देती हो ना बोनस देती हो। इसके बाद भी मैं तुम्हारे घर पे काम करती हूँ। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, ऐसा बोलना मत। आपने ये बात मुझे बताई, ऐसा मुझे क्यों सोचना? मेरे यहाँ आने के बाद आज तक तुम लोगों ने कितना कपड़ा दिया है मुझे और कितना बोनस दिया है? कीमती चीज़ों को छोड़कर कोई मामूली चीज़ भी दी है क्या? बहुत हुआ नम्मा अगस्टन जी। दादी जी, वैसे आपको 16,500 पगार देने वाले मालिक की तनख्वाह कितनी होगी आपको पता है? और आपको बता दें, इस बेचारी सेल्स गर्ल को मिलने वाली तनख्वाह, एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको बताती हूँ, हर महीने मेरा पगार सिर्फ 8,000 रुपये है। समझ में आया? इतने में मैं कैसे गुजारा करूँगी? मैं बस यही सोचती रहती हूँ। वैसे भी इससे आपको क्या लेना देना? आप ऐसा भी सोच रही होंगी। फिर भी दादी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं महीने का सिर्फ 8,000 ही कमाती हूँ। तो फिर 16,500 पगार देकर काम करने वाली को रखने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं आपको पगार दादाजी की पेंशन से देती हूँ। उसके अलावा इस घर के बाकी खर्चे, दादाजी की दवाइयाँ सब चला रही हूँ। लेकिन दादी, आपने बताने पर मजबूर कर दिया। दादी, मैं आपको जो पगार दे रही हूँ वो बहुत कम है। अगर आप कहीं भी जाएंगी तो आपको कम से कम 15,000 मिल ही जाएगा, यहाँ से ज़्यादा। अगर आप गर्व चली गई तो आपको 1,00,000 रुपए भी मिल सकते हैं हर महीना। लेकिन इतनी पगार देने वाला 1,00,000 रुपए तो कमाता ही होगा। मैं आपको अपना पगार भी दे दूँ तो भी उतना नहीं हो पाएगा। आपको कहीं बाहर भेजना भी मेरे बस की बात नहीं है। दादी माँ, आपको ये घर और ज़मीन देखकर लग रहा होगा कि मैं बहुत अमीर घर की लड़की हूँ, लेकिन ये मेरे माँ बाप का बनाया हुआ बस एक हिस्सा है। मैं जा रही हूँ दादी माँ। दादी माँ, हम अपनी परेशानी को परेशानी की नज़र से देखते हैं। हम ये परेशानियाँ एक दूसरे को बताएंगे तभी हल निकलेगा। हमारी अच्छाई इसी में है, और इसके अलावा हम जो ख्वाहिश करते हैं वो हमें मिलने वाला भी नहीं है। हमारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। कुछ चाहिए हो तो फ़ोन कीजिएगा। फिर भी इस चेन को गिरवी रखकर तुम्हारा काम बनता है तो रख लो। लो, गिरवी रख दो इसे। नहीं चाहिए बेटी। अरे फिलहाल के लिए रख लीजिए। अरे वाह, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ रही हो क्या? बेचारा, मानना पड़ेगा, वायनाड में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी सरकार कृषि उद्योग के लिए बहुत पैसे खर्च कर रही है। अरे वाह, मानना पड़ेगा। इसे यहाँ रहने दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब उठा लेना। हाथ में रहेगा तो रेडिएशन बढ़ेगा और कान में लगाने से ब्रेन प्रभावित होगा। अच्छा सुनो, तुमने फेसबुक नहीं देखा क्या? देखा करो तुम फेसबुक। हाँ, यहाँ पे जो भी रखा है रखा रहने दो। FB देखो, FB। हाँ, अच्छा छोड़ो, क्या नाम बताया तुमने अपना? विमला। छी, बेकार नाम है ये, विमला। ये नायर के घर में रखने वाला नाम है। ज़रा तुम्हारे चेहरे को देखने दो। तुम एक काम करो, तुम अपना नाम मैक्सिमम एलिया रख लो। अच्छा नहीं रहेगा तो सोसामा रख लो। हाँ, ये क्या है? क्या है ये? ओह, ये मातृभूमि किताब है। इसको यहाँ पर किस लिए रखा है पता है क्या? तुम्हें पगार देकर काम पे रखा है। किस लिए मालूम है क्या? अखबार पढ़ने के लिए नहीं, और वो भी मुफ्त में। सर, मैं वो सर कह करके मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। ऐसे गलतियां करके बुलाती रहोगी रोज सर। अरे वैसे मैंने तुम्हें कौन सी क्लास में पढ़ा है?
मुझे सर कह रही हो तुम। ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे सर। वैसे मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद निकल जाओ तो अच्छा रहेगा ना। अब कितनी भी गाली दे लो, ये बेशर्म लोग काम छोड़कर जाते ही नहीं है। दादी माँ वो फोन दीजिए मुझे। तुम्हारा फोन यहाँ कहाँ है? छोड़िए, वो फोन दीजिए मुझे। ये लो। सर आपके लिए फ़ोन है स्टूडियो हाँ? रूम में। हाँ, एक मिनट। कुछ लोग बोलते थे, लेकिन इतना ज़्यादा होगा मैंने सोचा नहीं था। सॉरी सर। हेलो। हाँ क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ क्यों बदल गई? हाँ, एक मिनट। हाँ, ये निकल ले रहा। हाँ हाँ, बोलो विमला, मैं बोल रहा हूँ, बोलो। मुझे तुमसे मिलना है। मैं बगल की शॉप से फ़ोन कर रही हूँ। मेरा फ़ोन मेरे मालिक ने ले लिया है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, आफ्टरनून में मिलते हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं दुकान से ज़रा जल्दी निकल जाऊंगी। ठीक है। प्रदीप एलिमिनेशन है ना? नेक्स्ट वही है सर। ओके। ओके। कैसे कैसे पागल लोग आते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है हैरेसमेंट। मैंने एक संगठन की किताब में पढ़ा था, वो भी संख्या के साथ। उसके भाग में लिखा हुआ है, यू गेट ट्रीटेड द वे यू टीच अदर्स विल ट्रीट यू। हम जिस बात को जानते हैं वही बात दूसरों को भी सिखाते हैं। इट्स नॉट अ सोल्यूशन, यू सी। किसी यूरोप की किताब को पढ़कर इस तरह से एनालिस्ट मत किया करो। यहाँ के आसपास के लोग और वहाँ के लोगों में बहुत अंतर है। अगर अमेरिका के इर्द गिर्द के मुताबिक के काम करने होने के बाद दूसरे काम में ढूंढेंगे तो ऐसा होना भी किताब में लिख कर रखा होगा। ऐसा नहीं है। मैं उनके ऊपर बोझ बनकर रह गई हूँ। उन्हें लगा होगा मैं इस्तीफा देने वाली हूँ। ये मेरी बेबसी है कि मैं इस सिचुएशन में इस्तीफा नहीं दे सकती। आई कांट अफोर्ड इट। कई बार दादी माँ ने भी पूछा कौन? है। तुम्हारी इस दादी माँ के बारे में? हाँ, वही पूछ रही थी काम पे जा रही हो। और आज हमारे बीच थोड़ी बहस हो गई। मेरी चेन भी उन्हें निकाल कर देनी पड़ी। जब मैंने देखा तब मुझे लगा वैसे भी उस चेन को अक्सर पहन कर आती हो ना। मैंने इसलिए नहीं पूछा ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। इट्स ऑल राइट। हाँ, तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि दादी ने पूछा कि बेटी तुम काम पर क्यों जा रही हो, तो मैंने बोला आपको पगार नहीं देना क्या। वैसे भी दादाजी की पेंशन को लेकर हम दोनों यहाँ अच्छी तरह जिंदगी गुजारेंगे। मैं ये सारी बातें जानती हूँ। उसके लिए मुझे एक अच्छा साथी चाहिए। आई नो इट, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हारी मदद करूं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं भी समझ रहा हूँ। सच कहा जाए तो मेरी जिंदगी अकेलेपन में ही गुजर रही है। भले उस अकेलेपन में नुकसान हो जाए फिर भी कोशिश करता हूँ। somehow I can adjust। एडजस्टमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे बस तुम्हारी कंपनी मिल रही है। कंपनी तो ठीक है, पर शादी के बारे में भी नहीं। लेकिन अभी शादी के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि कई मुश्किलों के अलावा घर चलाने की परेशानी, यही सब मेरे दिल में चलता रहता है। बस एक फॉर्मेलिटी के नाम पे मैं जी रही हूँ। एक तरफा इनबैलेंस होगा तो भी चलेगा। अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया तो एक साड़ी खरीद कर उस पहाड़ी पर डालना है। यू सी, हमने एक साथ मिल्क शेक पिया था। पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। ओह नो, तुम ऐसी बातें मत किया करो। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई। अगर ये समय बदल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। ये क्रिश्चियन है कहकर कम्युनिस्ट वालों ने बाहर निकाल दिया। कम्युनिस्ट वाले भी ऐसे बोलेंगे क्रिश्चियंस को। इट्स ए विशफुल थिंकिंग। ये सब छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर में आता हूँ। सर से भी मिलना है। कुछ बातें करने का समय आ गया है मुझे लग रहा है। आने में मैं देरी नहीं करूँगा। 15 दशक में एक साथ रहते थे पहाड़ों में रहने वाले लासस के पीढ़ी। पोर्चुगीज के आने के बाद इनकी जिंदगी में बदलाव आया। पहाड़ी आदिवासी लोग
आस्था के मामले में ध्यान देने लगे। इसके बाद समस्या शुरू होने लगी। सच कहा जाए तो जिनके हाथ में अधिकार था, पोर्चुगीज लोगों की वजह से मननगर समुदाय को नीचा दिखाने लगे। सन 1599 में उदयपुर स्थान में लकीम की आस्थाओं को अधिकार देने लगे। तब साथ देने वाले संगठन दर्शियन संगठन को आगे लाने लगे और उसे कैथोलिक समुदाय को अनुमति देने लगे। फिर रोम में तमिल भाषा की अनुमति लेकर प्रे करने लगे। वैसे मल्लिक समुदाय में थोड़ा बदलाव आया था। कई कला और कई किताबों को नष्ट कर दिया गया था। तब्दील में जो आस्था और कला को लाने के लिए मलागिरी के आदिवासियों ने कोशिश की थी और उनकी ये कोशिश थी कि लोग दर्शनीय संगठन को आगे लाने लगे। सन 1953 में सब लोगों ने मिलकर कसम खाई थी। ये तो सच है। अपने दिल की बातों को विस्तार से रखने के लिए यहाँ शब्दों को लिखना चाहिए। जो पढ़ता है उनको एक इंसाफ भी चाहिए। तो फिर मैं खुदगर्ज हूँ, ये आप बोलना चाहते हैं? हमारे सभा और आस्था से प्रेरित लोगों को काबू में रखना है तो थोड़ा खुदगर्ज बनना पड़ता है ना। वैसे ये उत्सव क्यों चाहिए मैं सोच रहा हूँ। फिर से पुरानी चीजें आक्रमण करने लगी हैं, ऐसा मेरा विचार है। आज की प्रक्रिया कल का इतिहास बनकर युवाओं को भड़काने का काम करेंगी। फिर अपने अधिकार को हासिल करने के लिए आपस में लड़ेंगे जब ईश्वर चर्च को छोड़कर चले जाएंगे। अरे तुम कहाँ थी बच्ची? बस छोटा सा काम था फादर। वैसे तुम्हें सभा परिवर्तन में तुम्हें अधिक ध्यान देना चाहिए। तुम आजकल चर्च में नहीं दिखाई दे रही हो। सही कहा, मुझे वहाँ आए हुए काफ़ी वक्त हो गया। आखिरी बार दुआ प्रेयर में आई थी। देखा जाए तो अनबू भाई की प्रार्थना के समय और पिछले रविवार की प्रार्थना के दिन। वैसे काफ़ी लोगों को याद भी करना पड़ता है ना। तो फिर वहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है क्या? उस दिन का दर्द अभी तक नहीं गया है फादर। उस बात को लेकर हम आज तक झेल रहे हैं। तकरीबन 2-3 जगह ऐसा हुआ है। अरे डरपोक है वो लोग। मरने के लिए उतर गए लेकिन उन्होंने कदम पीछे हटा लिया ना। डर कर भाग गए, देखा तुमने? 100 साल पहले जो मर गए उन्हें याद करके हम सबको साथ मिलकर प्रेयर करनी चाहिए। करनी चाहिए। जब हमने बंटवारा किया था तो वो प्रक्रिया करने का हक हमें मिल गया था। तब उन लोगों ने उत्तम पट्टी में कब्रिस्तान बनाया था। मरे हुए लोगों को वहाँ दफनाने नहीं दिया गया था। आखिर में पुलिस वालों ने आकर दोनों पार्टियों को अलग करके प्रेयर करने दी। अभी वैलेन वर्गीस को श्रद्धांजलि देनी है तो पार्टी के अलग अलग 2 भाग कर दो। प्रार्थना के लिए आसानी होगी। पिछली बार लाश को ले जाते समय मारपीट होगी ऐसा मुझे लग रहा था, पर किस्मत से ऐसा नहीं हुआ। वैसे हम लोग चर्च जाएं या ना जाएं, पर आपस में ना लड़े, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। उनके आने से हम लोगों को प्रार्थना करने में मुश्किल होती है। उनका हक है, इस बात पर ध्यान दो। वैसे इनको पहचाना नहीं? ये मेरा पुराना शिष्य है प्रदीप। अच्छा, हमारी बिरादरी का है क्या? वैसे आजकल नाम से किसी को नहीं पहचान पाते। 7 साल पहले हमारे विलियम के बेटे का नाम अर्जुन था, अर्जुन्ना कुरियप्पन। ये सब जानने के बाद ही हम आपस में बात करते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रदीप सर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह कितनी होती है? फिर भी वो एक तनख्वाह, एक चिल्लर है। सबको अपनी बातों में उलझाइए मत। इवन सभा के मामले में भी किसी तरह से भी देखेंगे तो कुछ लोग धोखा देने वाले हैं और कुछ लोग अन्याय को बढ़ावा देने वाले हैं। ऐसा भी हो जाता है। ऐसे दबाव डालकर राज करना उचित नहीं है। खैर, जाने दीजिए। मैं जो बात बोल रहा था मैं फिर से पढ़ता हूँ। सभा चरित्रम, चर्च हिस्ट्री। आगे होने वाला है खेल। हेलो, हाँ, मैं अलेक्जेंडर सर के घर पे आया हूँ। नहीं, उस बारे में नहीं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ, छोटी माँ है, उनका छोटा बेटा बीमार है, डॉक्टर से मिलने जाना है। वैसे वो आदमी चर्च का सेक्रेटरी भी है। उनके पास औरतें बहुत हैं, लेकिन हमारी बिरादरी के नहीं। बहुत स्ट्रांग है। सर, मैं अभी निकल रहा हूँ। ठीक है। जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। तो फिर हम थोड़ा प्रार्थना करके निकलते हैं। पिताविन्नं पुत्रं परिशुद्धरूहाय किं स्तुति।
ആദ്യം മുതൽ ഇന്നേക്കും ആദ്യം മുതൽ തന്നെ എന്നേക്കും തന്നെ ആമേൻ. തൻ്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനായ ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും വരാനിരിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു.